स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका राजनीतिक विज्ञान यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी हम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट आपको जो बातें याद रखनी है वो एक बार देख लीजिए। बेल्जियम में टोटल आबादी देश की कुल आबादी 59% जो है फ्लेमिश इलाके में रहती है और बाकी फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच बोलती है, और 40% लोग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका में जो है, अब यहाँ पे बेल्जियम की बात हो गई, अब श्रीलंका में सिंघालियों की जो कुल संख्या है वो 74% है। और 1956 में कानून ने जो सिंघली है ना उसे राजभाषा घोषित कर दिया था। 1948 में श्रीलंका ने स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंघाल के लोग थे तो उन्हें वोट मिल गया और वो जीत गए। 1956 में सिंघली को एकमात्र राजभाषा मतलब एक ही मात्र यानी सिर्फ यही भाषा राजभाषा, और कोई भाषा का कोई सम्मान नहीं है। बेल्जियम में समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। बट बेल्जियम ने मॉडल का क्या आदर्श किया कि उन्होंने यूरोपीय देश को यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। और उच्चतर निम्नतर स्तर की सरकारों को सत्ता के बंटवारे के ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अब इसी के आधार पर प्रश्न करते हैं, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख समाजी समूह का था? तो सिंघली का था। दूसरा है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। याद रखिएगा, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? 4 बार किए गए थे, यानी चेंजेस लाए गए थे उनके संविधान में। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम में टोटल लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम में फ्लेमिश नहीं होगा, फ्लेमिश तो रीज़न है यहाँ पे। फ्लेमिश में जो लोग जर्मन बोलते थे, अब आप देखिए फ्लेमिश में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे और डच में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम फ्लेमिश ही करेंगे। नेक्स्ट है, बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में। मतलब अपने देश में ही लड़ने लगे थे सभी लोग मिलके, क्योंकि उन्होंने मतलब किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया था। सत्ता की क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का मतलब क्षैतिज वितरण यानी तीनों एक कानून बनाएगी, एक उसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसे एक देखेगी कि कानून सही से पालन हो रहा है नहीं। यही सत्ता का वितरण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में है। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल में बहुसंख्यक है? तो ब्रुसेल में फ्रांसीसी भाषा ज़्यादा है, क्योंकि आपने बताया था राजधानी में ज़्यादा थी और पूरे देश में अलग थी। बेल्जियम में जर्मनी भाषा लोग कितने प्रतिशत? तो जर्मन 1% लोग ही बोलते थे। निम्न में से कौन सी भाषा को 1956 में श्रीलंका ने राजभाषा का दर्जा दिया था? तो सिंघली भाषा का दिया था। नेक्स्ट है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाले लोग या बेल्जियम के नेता? तो बेल्जियम में जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वही चुनाव में निम्न में से सामुदायिक सरकार जो है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, बाकी अलग चुनाव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? 40। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही आपको दे रखे हैं, इन्हें हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 3 और लघु प्रश्न है, लघु दीर्घ प्रश्न 3 से 5 अंक वाले। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करिए। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर वितरण है केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। दूसरा है, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाएं लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाएं लोग के बीच में ये तनाव थे, जैसे ज़्यादा डच बोलने वाले थे और कम फ्रेंच बोलने वाले थे, और वो ज़्यादा ताकतवर थे और समृद्ध होना,
और आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ सिर्फ एक खास समुदाय तक सीमित रखना। राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो बहुसंख्यावाद में जो सिंघालिया थे उन्हें ही विशेष ध्यान रखा गया और बाकी सबको छोड़ दिया गया। सभी महत्वपूर्ण शैलियों में जो सिंघालाज हैं उन्हें ही मतलब हर एक चीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ उन्हें ही दिया गया। और सिंगली एक मात्र राजभाषा का दर्जा हो गया। तमिल के हितों को दरकिनार कर गया, उनके राइट्स को नहीं देखा गया और तमिल को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया। नेक्स्ट है प्रश्न 4, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है और ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है और सत्ता से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। इसलिए हमें सत्ता की साझेदार अच्छे से करना चाहिए, यानी पावर को बांटते रहना चाहिए। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? तो जहाँ पे सामाजिक विविधताओं, समाज के आधार पर विविधता है, तो वहाँ पे विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषी या धार्मिक समूह के बीच सत्ता का विभाजन करना चाहिए। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देना चाहिए और अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग सरकारी नीतियाँ बनानी चाहिए। फिर है छठा प्रश्न, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंगली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो सिंगली भाषा की श्रीलंका में राजकीय भाषा घोषित हो गई और सिंगली लोगों को ही शिक्षण संस्थाओं और सब में नौकरियों में प्राथमिकता मिली और सिंगली लोगों को ही उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का दिया और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ सिंगली लोगों के लिए कर दी गई। 7वां प्रश्न है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करिए। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों को सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतम और निम्नतम स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतम अंग के अधीन काम करता है, यानी जो बड़ा वाला होता है वो छोटा वाला जो होता है वो उसके अंडर काम करता है। पर क्षैतिज वितरण जो होता है वो इसमें भी सत्ता का बंटवारा जो होता है वो विभिन्न अंगों में होता है और एक ही स्तर पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं अलग अलग अंग, और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। यानी एक देखेगा दूसरे वाले पे कि ये वाला काम सही से कर रहा है, दूसरा देखेगा उस वाले पे, तीसरा देखेगा पहले वाले पे, पहला देखेगा दूसरे वाले पे, मतलब ऐसी चेन में कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद और इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो बहुसंख्यावाद कैसा था? क्योंकि सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी थी। विद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सब में सिंघलियों को ही प्राथमिकता थी और तमिल लोगों को कोई ले ही नहीं रहा था। सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे दिया। अब इसके प्रभाव क्या हुए? तमिल को नाराज़गी हो गई, शासन के प्रति बेगानापन लगा उन्हें कि हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ इस टाइप में। दूसरा, उन्हें 1980 के दशक में उत्तरी पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग, जो उन्होंने कहा कि बस उत्तर पूर्वी पार्ट जो है वो हमें तमिल बनाने के लिए दे, मतलब तमिल लोगों के लिए दे दो, पर वो बात भी नहीं मानी। सिंगली और तमिल के बीच जो सिंघालास और तमिल के बीच में टकराव हुए और गृह युद्ध, यानी जो एक ही देश के अंदर जो युद्ध होता है, लोग अपनी कम्युनिटी में लड़ लेते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं, और वो हो गया। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तथा बेघर होना और युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भी दुष्प्रभाव हो गए। 9वां प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की समान संख्या दे दी, यानी फ्रेंच के मंत्री 5 है तो डच के मंत्री 5 होंगे, दोनों को समान दे दिया। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया और केंद्र सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व कर दिया। सामुदायिक सरकार का गठन करा, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी एक सामुदायिक के लिए, और क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर और हित समूह, दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों से सीधा भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले की सरकार की बाध्य करना और वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, जनता की मुख्य समस्याओं को सरकार का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट,
तमिल भाषी लोगों की क्या मांग थी? तो श्रीलंका में तमिल भाषियों के लोगों की मांग थी कि वो राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित बातें वो बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा था? तमिल भाषा को राज्य भाषा बना दी जाए, एक राजा मतलब एक ही भाषा ना हो, सिंघाली ना हो, तमिल भी राजभाषा बन जाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, यानी उन्हें थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाए कि रहने के लिए, और जातीय समूह के समान शिक्षा और मतलब जाति के आधार पर शिक्षा को ना बांटा जाए, सभी को शिक्षा बराबर दी जाए। और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग, यानी 1980 में उन्होंने तमिल सरकार बनाने की मांग करी और वो सब रिफ्यूज़ हो गया, कुछ नहीं माना और इससे गृह युद्ध छिड़ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, तो मैंने आई होप जितने आपको करवाए आपको आते हैं, नहीं आते अपना स्कोर भी मुझे बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।